करेंगे नील बोर्स के परमाणु मॉडल की। नील बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आधार बनाकर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो कुछ कमियां देखी, उस कमियों के आधार पर नील बोर्स ने कुछ रिजल्ट दिए और वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। इससे पहले रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। यानी इस वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है मतलब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो नील्स बोर ने कहा कि यदि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता जाएगा और ये इस तरीके से परिक्रमण करते हुए और नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो नील बोर्स ने कहा कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एक निश्चित कक्षा होती है, उस कक्षा के अंदर वह बगैर ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए भी परिक्रमण कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में बगैर ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए परिक्रमण कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि वह उसी कक्षा में परिक्रमण कर सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो और h यहां पर प्लांक नियतांक है। तीसरा उन्होंने अपनी थॉट के अंदर कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी विशिष्ट कक्षाओं से निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में संक्रमण कर सकता है। जब ऐसा करता है तब एक फोटॉन उत्सर्जित करता है। तो अगले उन्होंने कहा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन ये 1 2, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो नील बोर ने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी विशिष्ट कक्षा से निम्न कक्षा में, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट कक्षा ये है, इस कक्षा में घूमने के लिए उसे किसी भी तरह की ऊर्जा उत्सर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि वो कह रहा है कि अपनी विशिष्ट कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है, यानी इस वाली कक्षा से यदि इस वाली कक्षा में वह संक्रमण करता है, मतलब यहां से इस कक्षा में आ जाता है, जब ऐसा करता है तब एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, मतलब वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। कितनी एनर्जी लॉस करता है? h²। इतनी एनर्जी लॉस करने के बाद वो यहां आ जाता है और h² जो होता है वो किसके बराबर होता है? पहले हम देखेंगे दूसरी कक्षा की एनर्जी, ये दूसरी कक्षा की एनर्जी और ये पहली कक्षा की एनर्जी। तो h² जो होगा वो होगा E2 माइनस E1, यानी दूसरी कक्षा की एनर्जी माइनस पहली कक्षा की एनर्जी, यानी उसने जितनी भी फोटॉन एनर्जी उत्सर्जित की है वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी। तो यहां पर हमने बोर्स के परमाणु मॉडल की बात की। अब इसके गणितीय रूप की हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है और वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाने के लिए उससे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल बराबर स्थिर विद्युत बल। यहां से हम चाहे तो v का मान निकाल सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं। यहां से यदि हम v का मान निकालेंगे तो v² बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r², r ऊपर चला जाएगा बटे m। तो v² मिला है हमें, r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ये v² का मान निकला। यदि v का मान निकलेगा तो
ई बटे √4πε0 एम आर, यानी ये हमें v का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम यहां से r का मान भी निकाल सकते हैं। r का मान निकालना होगा हमें, तो इसको हम लिख देंगे 1/r², या ऐसा मान ले कि r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो 1/r बचेगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा हमारा mv² इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4πε0 और बटे में आ जाएगा हमारा e²। यहां से 1/r की वैल्यू ये है, तो यदि r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e² बटे 4πε0 mv²। ये यहां से हमें दो मान प्राप्त हुए। v का मान प्राप्त हो गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से गति करता है और इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है, ये दो चीजें हमें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं हम नील बोर्स के परमाणु मॉडल की। नील बोर्स ने अपने परमाणु मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। इस आधार पर यदि हम बात करें, नील्स बोर के आधार पर बात करें, तो mv² बराबर हो जाएगा nh/2π। यहां से हमें जो भी वैल्यू निकालना हो, उस वैल्यू को यदि हमें यहां से r का मान निकालना है कि किस कक्षा में गति करेगा, तो यहां से हम r की वैल्यू कर सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा हमारा e² बटे 4πε0 m इंटू v² की बात करें तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो mv² है, इसके अंदर mv² है, तो हम एक m से ऊपर गुणा कर दें और एक m से नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा m² v²। तो r की वैल्यू निकल के आएगी me² बटे 4πε0 m² v²। यदि इस पूरे का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा m² v² r² बराबर n² h² बटे 4π²। यहां से m² v² r² बराबर ये वैल्यू प्राप्त हुई। हमें वैल्यू चाहिए m² v² की वैल्यू, तो m² v² बराबर हो जाएगा आपका n² h² बटे 4π² r²। तो यहां से वैल्यू मिलेगी हमें n² h² 4π² इंटू r²। यहां से इनको ऊपर ले जाएंगे हम, तो r की वैल्यू प्राप्त होगी हमें me² 4π² r² ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 4πε0 n² h²। यहां से यदि हम सॉल्व करें तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी और r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यदि हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा हमारा, यहां पे लिख देते हैं हम, r का मान हो जाएगा r बराबर, यहां पे एक बचा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो बचेगा हमारा ε0 n² h² और नीचे बचेगा हमारा me² और यहां बचेगा पाई, यानी r का मान निकल के आया। यानी बोर की जो रेडियस है, बोर की जो कक्षा है, बोर की जो त्रिज्या है वो होगी ε0 n² h² बटे me² पाई। यहां हमने बोर की कक्षा निकाल ली। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से गति करेगा बोर के अनुसार, तो उस पर बात करें तो यहां से यदि हम बात करें तो सेम इसी फार्मूले के अंदर यदि हम वैल्यू पुट कर दें, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो हमें जो v की वैल्यू प्राप्त होती है, यहां से बात करें तो v बराबर हो जाएगा हमारा, या v² की वैल्यू है हमारे पास e² बटे 4πε0 mr। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बोर के मॉडल के अनुसार mvr बराबर nh बटे 2π। mr की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहां से mr पता है, तो mr बराबर हो जाएगा आपका
NH 2 पाई O इंटू V, ये वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, MR की जगह पे रख देंगे NH बटे 2 पाई V। 2 पाई V ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा हमारा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू 2 पाई V बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH। V से एक V कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर बचेगा हमारा, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा यहाँ पे E स्क्वायर बटे, यहाँ बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट और NH, यानी V की वैल्यू प्राप्त हुई हमें E स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। इस आधार पर हम चाहे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी के लिए इससे पहले हमने जो रदरफोर्ड के मॉडल के आधार पर एनर्जी निकाली थी वो थी हमारी -E स्क्वायर बराबर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से यदि हम देखें तो En बराबर हो जाएगा -E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो ये वाला भाग हम ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ME स्क्वायर पाई बटे एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी -ME⁴ पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा En बराबर -EM⁴, यहाँ बचेगा आपका 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी -EM⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, इतनी ऊर्जा होगी। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करें इन सबके यदि हम मान रख देते हैं तो इसका मान होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल बटे N स्क्वायर, यानी E की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। तो इस आधार पर यदि जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये वैल्यू यदि इसके अंदर रख दे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे N स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होगी।